हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने 1857 की क्रांति से पहले हमने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा इतिहास, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और कैसे इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत में राजनीतिक जो है सत्ता स्थापित की। उस जर्नी में हमने जो है एलिजाबेथ टेलर से हॉकिंस, फिर थॉमस रो की बात की, फिर हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बात की। प्लासी के युद्ध के बाद में मैंने आपको बक्सर का एक युद्ध बताया। बक्सर और प्लासी युद्ध के परिणाम मैंने आपको बताया कि प्लासी का युद्ध जो हमारा होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित करने में मदद करता है। तो यही इसका परिणाम था कि बंगाल में सत्ता स्थापित होती है। फिर हमने बक्सर के युद्ध की बात की, 22 अक्टूबर 1764 की बात की, जो भारतीय इतिहास का अन्य महत्वपूर्ण यानी कि सेकंड महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने समूचे भारत पर, पूरे भारत पर जो है अपनी सत्ता को स्थापित किया और अपनी संप्रभुता को जो है स्थापित किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो हमने बात की 1757 के बाद में 1857 तक जो 100 साल का ये पीरियड था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जो है अपना राज्य स्थापित किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन स्थापित किया। और शासन स्थापित किया तो इन्होंने जो है ब्रिटिश अनुकूल स्थितियां पैदा करने के लिए, ब्रिटिश अनुकूल स्थितियों का सृजन करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग अधिनियम लेके आए थे। उन अधिनियम के बारे में हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर मैंने आपको 1858 का एक्ट बताया था। और इसी 1858 के एक्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो हमारा 1858 का एक्ट होता है उस पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संप्रभुत्व डायरेक्ट जो भारत में जो है वो खत्म हो जाता है। उसकी राजनीतिक जो है हम कह सकते हैं शक्तियां छीन ली जाती है। किसके द्वारा? वहां की संसद के द्वारा। और जो है ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश क्राउन का जो है शासन भारत पर स्थापित हो जाता है। तो भारत का शासन किसके अधीन चला जाता है? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, भारत का शासन जो है सीधा अधीन चला जाता है, ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है। ये मैंने आपको यहां तक बताया। और अब हम बात करते हैं उन कारणों के बारे में। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? पृष्ठभूमि को हमने देखा 1857 की क्रांति, ठीक है, कि क्रांति से पहले हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि को देखा, कैसे क्या जो है ये किस तरह से भारत में इसकी यात्रा रहती है, फिर किस तरह से ये पॉलिटिकल एक्टिवेट होती है, किस तरह से 1858 में आकर ये इसका दर्जा फिर से 1600 की तरह हो जाता है, फिर सिर्फ महज एक क्या रह जाती है, व्यापारिक इकाई रह जाती है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या है। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण जो है राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है और तात्कालीन कारण है, धार्मिक कारण है। तो देखिए इन सब कारणों के कारण, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो 100 साल की पॉलिसी थी 1757 से लेकर 1757 प्लासी के युद्ध के बाद और 1857 की क्रांति तक कितने साल पूरे हो रहे हैं मेरे दोस्तों? 100 साल जो है पूरे होते हैं। 100 ईयर्स, ठीक है, पूरे हो रहे हैं। और 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं तो इन 100 सालों की नीतियों का जो परिणाम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नीतियों का परिणाम क्या था? नीतियों का परिणाम 1857 की क्रांति थी, ठीक है। तो इनकी नीतियों का परिणाम, इनके द्वारा लाए गए अधिनियमों का परिणाम जो भारत की जनता में जो है असंतोष का कारण बनती है। भारत की जनता जो है जनमानस के अंदर जो है इनके प्रति जो है कुंठा पैदा होती है। और इसी कुंठा का जो हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन जो होता है, उस कुंठा का एक्सप्रेशन कहाँ मिलता है हमको? 1857 की क्रांति में। अब 1857 की क्रांति के जो कारण हैं, ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति के कारण हैं, तो अब हम इस क्रांति के जो कारण पढ़ रहे हैं, क्रांति के कारण 57 की 1857 की क्रांति के कारण हम सब ने पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है
और हर किताब में हमने पढ़ा है कि इस 57 की क्रांति के कारण क्या है, तो राजनीतिक कारण। ठीक है जी हाँ मेरे दोस्तों, राजनीतिक कारण भी रहे हैं। राजनीतिक कारण में सबसे पहले जो कारण आता है राजनीतिक कारण में पहला कारण है डलहौजी का नाम किसने नहीं सुना होगा। ठीक है, डलहौजी की गोद निषेध, डलहौजी का या डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या डलहौजी का गोद निषेध कानून। तो गोद निषेध कानून, डलहौजी का गोद निषेध कानून हम सबको याद है। डलहौजी के इस गोद निषेध कानून के तहत क्या था गोद निषेध कानून? गोद निषेध कानून की इसके नाम से पता चल रहा है कि हमको जो है भारतीय शासकों को जो है गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने मान्यता जो है देना अस्वीकार कर दिया कि ऐसे भारतीय राज्य जिनके अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी जो अपने ब्लड से, ठीक है, अपने खून से कोई पैदा हुआ जो है वारिस नहीं है, तो ऐसे राज्य जो है वो उत्तराधिकारी यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में जो है घोषित नहीं कर सकता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी मान्यता नहीं देती है। तो मेरे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, गोद निषेध का कानून का मतलब यह है कि गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया कि हम जो है मान्यता नहीं देंगे जब तक आपका। अब इस डलहौजी ने क्या कहा ही, मतलब कि ये जो था ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति था और इसका जो समय होता है यानी कि डलहौजी का जो समय होता है करीबन दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल होता है। तो डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब होता है? 1848 से लेकर यानी 1848 से लेकर 1856 तक ये जो है भारत का गवर्नर जनरल होता है। तो भारत का जब गवर्नर जनरल होता है तो स्वाभाविक रूप से इसने जो है भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो है डिसीजन या निर्णय लिए होंगे, वो जो है ब्रिटिश सरकार के लिए जो अनुकूल हो, इस तरह के जो है निर्णय इसने लिए। तो पहला इसने जो निर्णय लिया तो डलहौजी का था गोद निषेध कानून, और इस कानून के तहत इसने कह दिया कि अब जो, ठीक है, कि इसने कहा कि ऐसी जो यानी कि राज्य है जिनका, ऐसे प्रिंसली स्टेट है, ऐसे राज्य हैं जिनके अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो राज्य जो है जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहेंगे। इस नीति के तहत, ठीक है, इस नीति के तहत जो है हम कह सकते हैं कि किन किन राज्यों को इसने हड़पा। तो इस नीति के तहत जो है हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस नीति के तहत सुजेस, देखो मैं आपको एक सुजेस बहु जाना, ठीक है, ये ट्रिक आपको हर जगह मिलेगी, मेरी कोई नई इन्वेंट नहीं की हुई है, मैं पहले बता दूं, ये ट्रिक याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है तो इनमें हम सब जो है सब राज्यों को जो है हम देख लेंगे जिन राज्यों को इसी नीति के तहत डलहौजी ने इनको हड़पा था। तो सुजेस बहु जाना, इस सजेस बहु जाना, तो इस से हम लेंगे, सजेस कहेंगे इसको। अगर हम जो है याद करने के तरीके थे उसे सुजेस कह जाते हैं, कि जैसे राजे से, नरे से, इसको सुजेस कह दो। इस से जो है हम बनाएंगे सतारा, ठीक है, सतारा यानी कि 1848 में सतारा का अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है। सतारा के बाद में इस जैसे से जेतपुर, ठीक है, जेतपुर, ठीक है, जेतपुर का 1849 में अधिग्रहण किया गया, ठीक है। जेतपुर के बाद में इस शहर से कहेंगे संभलपुर, जो संभलपुर है, संभलपुर, हाँ जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, 1849 संबलपुर को। इस वजह से बगाट, ठीक है, बगाट यानी कि हम कहेंगे कि बगाट यानी कि 1850 में बगाट का, और इस उससे उदयपुर, ठीक है, उदयपुर 1852, ठीक है,
और इससे जहां से झांसी, ठीक है, जहां से झांसी, ठीक है, और झांसी को हम कहेंगे झांसी, झांसी को बेसिकली उदयपुर, फिर झांसी, झांसी यानी कि 1853, और जो है ना से नागपुर, ठीक है, नागपुर, नागपुर 1854। इन राज्यों को गोद निषेध कानून के तहत जो है हड़प लिया गया। मेरे दोस्तों इन कानून, इनको क्या है, गोद निषेध तहत, गोद निषेध जो है कानून के तहत हड़प लिया गया। सतारा यानी कि कहां पर है, महाराष्ट्र में, एमएच महाराष्ट्र में, जेतपुर में जो हार्ड है वो बता रहा हूं एमपी, बगाट यानी कि पंजाब में, पहाड़ियों पर एक छोटा सा जो हम कह सकते हैं कि छोटी सी प्रिंसली स्टेट था, छोटा सा राज्य था पंजाब की पहाड़ियों पर बगाट, उदयपुर, झांसी आप सब जानते हो कि झांसी कहां पर है, यूपी में, और झांसी का गंगाधर राव कौन थे, झांसी की महारानी झांसी आप सब जानते हो, यहां का शासक था गंगाधर राव, गंगाधर राव, गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बहुत जो है कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका यानी कि झांसी की रानी के जो है कोई पुत्र या पुत्री नहीं था, तो इन्होंने दत्तक लिए हुए पुत्र को जो है, यानी कि दत्तक लिए पुत्र को वारिस मानने से, उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है बेसिकली इस क्रांति में कूदती है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में, इनको कौन नहीं जानते, इनके पति का नाम था, तो इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव। जी हाँ मेरे दोस्तों, गंगाधर राव, ठीक है। अब नागपुर भी आप समझ जानते हो कि नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, एमएच, ठीक है। नागपुर में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की ये छोटी सा प्रिंसली स्टेट, क्योंकि ये जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच जो है प्रिंसली स्टेट था, बहुत ही ज़्यादा अमीर प्रिंसली स्टेट था। तो इस पर भी जो है डलहौजी ने क्या कर लिया, इसी कानून के तहत डलहौजी ने नागपुर को भी हड़प लिया था। नागपुर के जो शासक थे भोसले रघुजी, ठीक है, भोसले रघुजी, इस समय इनके शासक कौन थे, भोसले रघुजी। तो भोसले रघुजी से जो है इनका, भोसले रघुजी का राज्य जो है डलहौजी ने छीन लिया। तो मेरे दोस्तों ये आपको एक ट्रिक है याद रखने की, गवर्नर जनरल डलहौजी कब रहते हैं, गवर्नर जनरल रहते हैं डलहौजी 1848 से लेकर 1856, याद रखना है। एक सवाल आपसे जो जरूर पूछा जाता है कि डलहौजी ने गोद निषेध कानून के तहत पहली कौन सी प्रिंसली स्टेट को, पहला कौन से राज्य को हड़पा था, तो आपका होगा कि पहला राज्य इसी नीति के तहत जो हड़पा था, तो मेरे दोस्तों सतारा, याद रखना है स्टार लगा के, सतारा को 1848 में इसी जो है नीति के तहत हड़प लिया था। फिर आपने देखा सुजस बहु जाना, सुजेश बहु जाना, यानी कि इस सु या सजेश भी लिख सकते हो, सुजेश बहु जाना, सिर्फ मैंने आपको एक ट्रिक्स दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा, हमारे दिमाग में ये रहेगा कि सतारा, जेतपुर, संबलपुर, ठीक है, बगाट, उदयपुर, झांसी और अंतिम रूप से नागपुर, ठीक है। तो ये हमने जो है ये डलहौजी की एक, हम कह सकते हैं एक ऐसा कानून जो सारे राज्यों के अंदर जो है हड़कंप का माहौल पैदा कर देते हैं, और कहीं न कहीं सारे राज्यों के अंदर ये जो है, छोटे छोटे राज्यों के अंदर ये मैसेज चला जाता है कि इस तरह की ट्रिक्स अपनाकर आज तो जो है इस तरह का जो है एक नियम लाया गया है, कल पता नहीं कोई और नियम लाया जाएगा जिसके तहत जो है, इस कानून के तहत जो है कोई नया कानून लाकर जो है राज्यों को हड़पा जाएगा। तो एक तरह का प्रिंसली स्टेट के बीच में, एक तरह का हम कह सकते हैं राज्यों के बीच में, छोटे छोटे राज्यों के बीच में हड़कंप का माहौल डलहौजी पैदा कर देते हैं। तो ये एक बड़ा राजनीतिक कारण रहा है। तो एक और चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, 1856 में, जी हां मेरे दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आरपीएससी रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, ठीक है, पटवारी, किसी भी तरह का एग्जाम हो, हर तरह के सवाल में एक सवाल पूछा जाता है, 1856 में अवध को डलहौजी ने छीन लिया था, पर अवध को इस गोद निषेध कानून के तहत नहीं जो है छीना था। अवध पर कुशासन यानी कि कुप्रशासन, कि अवध का प्रशासन जो है यहाँ की जनता के अकॉर्डिंग जो है वहां का नवाब नहीं चला रहा है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर यहाँ के लोगों को अच्छा शासन देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है,
अवध को जो है हड़प रही है। तो अवध को किस नीति के तहत डलहौजी ने हड़पा? कुशासन की नीति के तहत। कुशासन की नीति के तहत जो है हड़पा। और इस समय जो है ये रिपोर्ट किसने बनाई थी? ये रिपोर्ट जिसने बनाई थी, ठीक है, झूठी रिपोर्ट, ऐसा कोई कुशासन नहीं था, पर झूठी रिपोर्ट बनाई गई। जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम, ठीक है, आउट कर दिया, जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम, इसको ऐसे पढ़े, जेम्स आउट्रम ने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के तहत जो है अवध को हड़प लिया गया था, ठीक है। और इसने ये प्रशासन का या कुशासन का एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी और झूठी रिपोर्ट तैयार करने के बाद में यहां पर जो है डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। और मेरे दोस्तों, अवध का उस समय जो राजा था वो था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ठीक है। तो वहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया। और वाजिद अली शाह की बेगम कौन थी, पत्नी कौन थी? आप और हम सब जानते, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल, जी हाँ मेरे दोस्तों, बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? महक परी कहा जाता है, ठीक है। तो इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? महक परी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर यहां भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए महक परी। और मैं आपको बताऊं एक फैक्ट अवध को लेकर जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि हम सब ने पढ़ा है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा सैनिक जिस क्षेत्र के थे तो उस समय किसके थे? सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या के सैनिक कहां से आते थे? तो सर्वाधिक संख्या में सैनिक जो थे वो कहां के थे? सर्वाधिक संख्या में सैनिक अवध से थे। कहां से थे? अवध से थे। तभी आपने देखा हो कि अवध के थे और अवध ने जो है, अवध के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है। तो ये जो है, यानी कि ये सवाल आपको ध्यान रखना है। डलहौजी ने जो है अभी वाजिद अली शाह, यानी कि वाजिद अली शाह को, यानी कि अवध को किस नीति के तहत? तो नीति आपकी होगी, नीति है इसका कुशासन की नीति जो है लगाकर, यहां पर कुशासन की नीति को अपनाकर ये एकमात्र बहाना बनाकर जेम्स आउट्रम ने इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। पूरा का पूरा जो है हम कह सकते हैं कि इस तरह की एक नई जो है कि एक नया फसाद क्रिएट कर दिया। और इसी नया फसाद से जो है अवध को जो है ब्रिटिश शासन के अधीन ला दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। जी हां दोस्तों, ये याद रखना है। बाकी अन्य जो थे वो गोद निषेध से और अवध किससे? कुशासन के तहत से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये डलहौजी ने जो है, यानी कि अगर दूसरा अगर हम राजनीतिक कारण अगर माने कि डलहौजी ने जो है बेसिकली डलहौजी ने जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, ये पद और पेंशन के तहत भी जो है कईयों को जो है इसने राजनीतिक रूप से जो है इनको हानि पहुंचाने की कोशिश की। तो डलहौजी ने क्या कहा? डलहौजी ने जो है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है, एक बहुत ही बड़े शायर थे, ठीक है। और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि क्रांति के बाद में इनको कहाँ भेज दिया जाता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट। यहां से एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, अंतिम मुगल सम्राट। तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से बादशाह की उपाधि छीन ली गई। क्या छीन ली गई? बादशाह की उपाधि छीन ली गई, ठीक है, कि आज के बाद आप बादशाह की उपाधि नहीं लगाओगे, बादशाह की उपाधि छीन ली गई। उसके बाद में सिक्कों पर नाम खुदवाना बंद कर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब जो है किसी भी तरह के सिक्के नहीं चलाए जाएंगे और इस पर किसी भी तरह का नाम जो है गुदवाया नहीं जाएगा, नाम उस पर लिखा नहीं जाएगा। तो सिक्कों को जो है, सिक्कों पर नाम खुदवाने की जो परंपरा मुगल सम्राटों में थी, चाहे था ये नाममात्र का जो है सम्राट था अभी, फिर भी इनको जो है इनकी बादशाहत का जो पद था वो छीन लिया गया।
और जो है इन ये लाल किले में रहते थे, तो लाल किला जो है, लाल किले से इनको निकाल दिया गया कि लाल किले से बाहर चले जाओ, ये अंग्रेजों का है लाल किला, अंग्रेज रहेंगे यहां पर, आप जो है वो, अब आपका मकान क्या है, कुतुब मीनार, तो इनको कुतुब मीनार जाना पड़ा, तो कुतुब मीनार भेज दिया गया, कुतुब मीनार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि डलहौजी ने जो है यानी कि पेंशन और पद को समाप्त कर दिया, बहुत सारे लोगों के पेंशन और पद को समाप्त कर दिया था। आप देखिए कि ये जो भेदभाव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम बात करें तो पेंशन जो है और वेतन और पेंशन, अगर भारतीय सैनिकों में और अगर ब्रिटिश सैनिकों में भी एक अंतर था। भारतीय सैनिकों को निम्न स्तर के जो है पद दिए जाते थे, तो इनको जो है भारतीयों को ये निम्न कोटि के समझते थे। क्यों समझते थे? इनका ये मानना था कि ये रेस, ये जो नस्ल है, ये नस्ल जो क्या है कि पूरी की पूरी आलसी नस्ल है, इनको किसी भी तरह का ये काम करना नहीं जानते हैं। ठीक है, इनको दास बना के रखो, गुलाम बना के रखो, ये कभी जो है अपने जो है हम कह सकते हैं कि अपने आप के मास्टर कभी भी नहीं बन सकते हैं, इनको गुलाम बना के रखो। तो यहां पर आप देखो कि जो सबसे बड़ा जो पद था 1905 तक किसी भारतीय को सेना में मिलता था, वो सूबेदार के पद से ऊपर 1905 तक किसी भी भारतीय सैनिक को प्रमोट ही नहीं किया गया। ठीक है, कि इनका मानना था कि प्रशासन के बड़े काम जो है भारतीय लोग नहीं संभाल सकते हैं। तो आप देखिए सूबेदार जो है ब्रिटिश, इनको 35 रुपए मिलते थे, और वही ब्रिटिश सूबेदार को क्या मिलते थे आप समझो, ब्रिटिश सूबेदार को 195 रुपए मिलते थे, 195 रुपए मिलते हुए थे। देख लीजिए कि आप किस तरह का अंतर था। तो सेना में इस तरह का जो है अंतर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं डलहौजी ने गोद निषेध कानून की शुरुआत की, डलहौजी ने मुगल बादशाह को पेंशन देना बंद कर दिया, मुगल बादशाह के जो है हम कह सकते हैं पद को छीन लिया गया। ठीक है, डलहौजी के द्वारा, जो मैंने आपको बताया। और डलहौजी ने ऐसे ही जो है बालाजी बाजीराव प्रथम, ठीक है, बालाजी बाजीराव प्रथम का नाम आपने सुना होगा, बालाजी बाजीराव सेकंड, बालाजी बाजीराव सेकंड। बालाजी बाजीराव सेकंड जो है अभी 1818 में जो है ये क्या हुआ, 1818 में जो है ये कानपुर आ गए, यानी महाराष्ट्र से कानपुर आए। कानपुर में जो है कानपुर आकर रहने लगे, और 1851 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र होते हैं, और इनके जो है दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहेब। कौन नहीं जानता नाना साहेब? नाना साहेब यानी कि बालाजी बाजीराव को इन्होंने 8 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया था। कितने लाख रुपए? 8 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया था। अब बालाजी बाजीराव सेकेंड की मृत्यु के बाद में नाना साहेब को ये पेंशन देने से इन्होंने मना कर दिया कि हमारी जो ये पेंशन की बात हुई है वो बालाजी बाजीराव सेकेंड तक की बात हुई है। हम नाना साहेब को, क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र को तो हम मानते ही नहीं है कि उत्तराधिकारी के रूप में मानते हैं, पहली बात, और इसलिए हम आपको पेंशन नहीं देंगे। और जी हाँ दोस्तों, नाना साहेब का वास्तविक नाम जो है, यानी नाना साहेब का वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो वास्तविक नाम जो है धोंदू पंत था। क्या था? धोंदू पंत। बहुत बार एग्जाम में धोंदू पंत, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? बालाजी बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। और इनको बालाजी बाजीराव को कितने रुपए की पेंशन देने की जो है बात की गई, वो पेंशन देने की बात की गई 8 लाख रुपए की। इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में यही पेंशन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि डलहौजी ने मना कर दिया, हम आपको नहीं देंगे। तो 2 कारण हमको समझ में आते हैं कि गोद निषेध कानून तथा इन्होंने जो है पेंशन देना, मुगल बादशाहों को पेंशन देना तथा पेंशन देना बंद कर दिया। पहला कारण गोद निषेध कानून को जो है लागू किया गया। अवध को कुप्रशासन के तहत भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया। तीसरा जो है मुगल बादशाह का पेंशन बंद कर दिया गया।
बालाजी बाजीराव सेकंड के पुत्र नाना साहेब की पेंशन को बंद कर दिया। इससे ये कुछ राजनीतिक कारण थे। इस राजनीतिक कारण के बाद में हम एक और राजनीतिक कारण की बात करते हैं दोस्तों। वो राजनीतिक कारण था कि वेलेजली का नाम हमने सुना है, वेलेजली की सहायक संधि, कौन नहीं जानता है वेलेजली की सहायक संधि, जिसको कहते हैं रिंग फेंस की पॉलिसी। तो ये रिंग फेंस की पॉलिसी या सहायक संधि क्या थी? ये सहायक संधि ये थी दोस्तों कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत में इधर हैदराबाद, ठीक है, यानी हम बात करें हैदराबाद, ठीक है, मैसूर और जो है मराठा, ठीक है। तो इन मराठाओं का आक्रमण मैसूर पर भी होता था, हैदराबाद पर भी होता था। मराठे आप जानते हो, अगर मैं आपको कहूं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, एक बार मैं थोड़ा ध्यान आपका यहां लाना चाहूंगा ताकि चीजें और ज्यादा समझ में आए। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक सवाल और आपको मैं यहां बता देता हूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन कब चालू होता है, तो भारत में मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु, जी हां दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद में जो है मुगल साम्राज्य अपने पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ये जो है हम कह सकते हैं 1857 तक आते आते ये पूरा साम्राज्य जो है नाम मात्र का साम्राज्य होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है औरंगजेब की बात के बाद में राजनीतिक शून्यता यहां पर आ जाती है, और इसी राजनीतिक शून्यता का जो लाभ कौन उठाते हैं? मराठा और पिंडारी उठाते हैं। मराठा और पिंडारी एक ऐसी जाति थी जो लूटपाट करती थी, और मराठा हम सब जानते हैं कि मराठाओं ने खूब लूटपाट की है। तो मराठा और पिंडारियों ने जो है मिलकर इन्होंने लूटपाट की। तो इससे जो है ये भारतीय जो राज्य थे ये आतंकित होने लग गए थे, ठीक है। इनके जो है रोजमार की लूटपाट से आए दिन जो लूटपाट होती थी वो राजनीतिक अव्यवस्था जो है क्रिएट कर देती थी। राजनीतिक हम कह सकते हैं अव्यवस्था का माहौल आसपास में जो है इन्होंने क्रिएट कर दिया। तो हम कह सकते हैं इस कारण वेलेजली ने जो है इन सभी राज्यों को अपने अधीन करने का एक ट्रिक अपनाई। तो वेलेजली की ये जो सहायक संधि थी, वेलेजली की सहायक संधि किन किन लोगों ने जो है हस्ताक्षर की, ताकि मराठे और पिंडारियों से बचने के लिए, इनके जो है आक्रमण से बचने के लिए जो है ब्रिटिशों से या हम कह सकते हैं अंग्रेजों से जो है सैनिक सहायता लेना, और सैनिक सहायता लेना ताकि जो है इनके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए या ताकि इनके आक्रमण से बचा जाए। तो इन्होंने जो है वेलेजली एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था, और इसने अपनी सहायक संधि को ये पूरी राजनीतिक शून्यता और जो है भारत के राज्यों में जो ये डर का भय का जो माहौल था, इसको देखते हुए वेलेजली ने एक सहायक संधि का प्रस्ताव जो है इन राज्यों के सामने रखा। और वो क्या थी? इसके तहत जो है हम कहेंगे, एक मैं आपको ट्रिक देता हूं, हेमंत खड़ा हो जा, हेमंत अप, ठीक है। इससे आपको जो है सारी की सारी जो है यानी कि सारे के सारे राज्य जिन्होंने जो है इनके सामने संधि की थी और यानी कि सहायक संधि का हिस्सा बने थे, उन राज्यों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस है से मैं हेमंत अप, इस है से मानना है हैदराबाद ने 1798 में ये इसने जो है तिथि भी पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है, बहुत रेयर पूछी जाती है पर पूछ ली जाती है। 1798 इस में से मैसूर को ध्यान रखना है, मैसूर जो था
इसने जो है 1799 में जो है संधि साइन की वेलेजली के साथ। मैं बताऊंगा सहायक संधि का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं किन किन राज्यों ने जो है ये सहायक संधि की। इस तरह से तंजौर, क्या नाम है, तंजौर ने जो है हम कहेंगे तंजौर ने जो है बेसिकली 1851 में, यानी 1851 में तंजौर ने जो है ये सहायक संधि, और इस ऐसे हम कहेंगे अवध, ठीक है, अवध जो है 1852 में, ठीक है, और इस पैसे पेशवा, ठीक है, पेशवा ने की 1853 में। तो 1851 में, 1852 और 1853, यानी कि यहां पर आप देख रहे हो कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा, इन्होंने 1853 में सहायक संधि जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। जी हां मेरे दोस्तों, अब सहायक संधि क्या थी, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि जो थी, सहायक संधि के तहत यानी कि संप्रभुता, ब्रिटिश संप्रभुता, राज्य पर ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करना। तो किसी भी जो भी राज्य इस संधि को साइन कर रहा है वो जो है यानी कि ब्रिटिश संप्रभुता को जो है कहीं ना कहीं मानेगा। तो ब्रिटिश संप्रभुता, ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करना, ठीक है। दूसरा, यदि किसी राज्य ने सहायक संधि जो है की है, वो किसी अन्य विदेशी ताकतों के साथ किसी भी तरह का जो है संबंध नहीं रखेगी ब्रिटिश सरकार को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बिना अनुमति के। तो किसी भी जो है हम कह सकते हैं विदेशी जो है ताकत के साथ संबंध नहीं रखेगी, संबंध नहीं रखेगी। तो किसी भी ब्रिटिश ताकत के साथ क्या नहीं रखेगी, संबंध नहीं रखेगी। तो ये संबंध जो है नहीं रखेगी किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बिना अनुमति के। तीसरा, इन्होंने कहा कि कोई भी युद्ध नहीं करेगी, युद्ध करेगी तो हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और चौथा कि आप किसी भी जो है विदेशी नागरिक को अपने राज्य में रखोगे तो उसके लिए आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और हमारा एक परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है, हमारा एक परमानेंट रेजिडेंट आपके यहाँ रहेगा। तो हम कह सकते हैं एक रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ रहेगा, अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ रहेगा। तो एक अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ पर रहेगा। तो कहने का मतलब है चारों तरफ से उस राज्य को घेर लिया बिना, इन्होंने ये कहा कि ये अंग्रेज रेजिडेंट आपकी जो है राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी तरह की आपकी राजनीतिक जो है यानी कि राजनीतिक जो कंडीशन है, आपकी राजनीतिक जो भी अवस्थाएं हैं उस पर जो है वो कभी जो है अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप देखोगे कि यही रेजिडेंट आगे जाकर जो है बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है अब ये कहते हैं कि हम अपनी सेना देंगे, यानी कि हम अपनी सेना खड़ी करेंगे यहाँ पर आपके राज्य में। यदि कोई जो है बाहरी आक्रमण होगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो सहायक संधि का मेन मोटिव क्या है कि हमारी सेना आपके राज्य के अंदर खड़ी होगी। यदि कोई बाहरी जो है आक्रमण आप पर होगा, कोई अन्य राज्य आप पर आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। यानी आपका जो शत्रु है वो हमारा शत्रु है, आपका जो मित्र है वो हमारा मित्र है। इस तरह की बात जो है सहायक संधि में की गई। और इस सेना का खर्च कौन उठाएगा? सेना का खर्च मेरे प्यारे दोस्तों वही राज्य उठाएगा जिसने सहायक संधि वेलेजली के साथ की है। अब इसने एक और चीज डाल दी इसके अंदर, यदि आपने जो है समय पर जो है पैसा नहीं दिया हमारा, तो हम आपके राज्य की उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हमारा जो है आप पर बकाया है, उसी अनुपात में हम आपकी भूमि का अधिग्रहण करेंगे और उस भूमि को हम ब्रिटिश राज्य के या ब्रिटिश भारत के अधीन कर लेंगे। तो ये इसका मेन मोटिव था कि इस नीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भूमि को ब्रिटिश शासन के अधीन लाना। तो जो राज्य इनके जो है
बकाया नहीं चुका पाए थे, उनकी भूमि को इन्होंने जो है धीरे धीरे अधिग्रहण करना चालू कर लिया और इनकी जो है राजनीतिक दशा में इनका हम कह सकते सीधा हस्तक्षेप हो गया था। तो इस तरह से वेलेज़ली ने एक बहुत ही चालाक पूर्ण सहायक संधि का प्रस्ताव जो रखा था और इसी सहायक ईश्वरी प्रसाद एक जो है इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, और इन्हीं ईश्वरी प्रसाद ने क्या बोला है कि ये जो संधि थी मकड़ी की जाल की तरह थी, धीरे धीरे ये फैलती गई और जो है सारे जो है राज्यों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया। तो देख रहे हो कि ये वेलेज़ली की कितनी खतरनाक संधि थी, कितना चालाक आदमी था, ठीक है। और ये जो है संधि आपके एग्जाम में आती है, पूछी जाती है। वेलेज़ली की सहायक संधि के तहत ऐसा सवाल पूछा जाता है, वेलेज़ली की सहायक संधि के तहत कौन सा भारतीय राज्य पहली बार जो है इस संधि पर हस्ताक्षर करता है? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो राज्य है वो है हैदराबाद 1798, मैसूर 1798, तंजौर 1851, 1851, 1798, 1799, अवध 1852, सॉरी आई एम वेरी सॉरी 1801, ये लिखने की गलती है, 1802, 1803। तो 1801, 1802 और 1803 ये सिर्फ लिखने की गलती। तो 1798, 1799, 1801, 1802 और 1803। तो 1801, 1802 और 1803 ये जो है आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा हेमंत अप जो है ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखने के तहत जैसे मैंने बताया औरंगजेब के समय ऐसा कुछ जो है राजनीतिक शून्यता आती है। इसी राजनीतिक शून्यता के कारण जो है यानी कि भारत में जो है इस राजनीतिक शून्यता का फायदा कौन उठाते हैं? मराठा और पिंडारी उठाते हैं। मराठा पिंडारी जब उठाते हैं इस फायदा तो ये जो है अन्य राज्यों को पर आक्रमण करते हैं, यहाँ पर जो है इनसे मांग करते हैं, यहाँ पर लूटपाट करते हैं। तो इसके कारण जो है इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों ने सहायता दी, तो वेलेज़ली ने सहायक संधि के रूप में इनको सहायता देने का वचन दिया। तो आपने देखा कि ये किस तरह की संधि थी जिसमें पूरे राज्य को हड़प लिया गया, एक तरह राज्य के हर पहलू पर इनका हस्तक्षेप हो गया। ब्रिटिश संप्रभुता को जो है कहीं ना कहीं मान लेना, विदेशी ताकत से संबंध जो है स्थापित नहीं करना है, किसी भी विदेशी ताकत से आपको संबंध स्थापित नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो है फ्रांसीसियों का भारत में ब्रिटेन के साथ टक्कर चल रही थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है एक टकराव की स्थिति थी भारत में संप्रभुता को लेकर, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता को लेकर टकराव था, इसलिए ये क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों को अलग कर रहे थे और भारतीय राज्यों को क्या कर रहे थे, भारतीय राज्यों को अपने अधीन करके और उनका विश्वास जीतकर जो है फ्रांस को जो है भारत की राजनीति से दूर कर रहे थे। ये इनका एक मोटिव यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो है युद्ध, तो किसी भी तरह का आप युद्ध नहीं लड़ोगे तो हमसे परमिशन लेकर लड़ोगे। अंग्रेजी रेजिडेंट यहाँ पर रहेगा, हमारा एक जो है परमानेंट व्यक्ति आपके दरबार में रहेगा, ठीक है, ताकि वो जो है इसका मतलब ये था कि वो सारी जानकारी रख सके और अपने आकाओं को और अपने जो है कहने का मतलब है अपने बड़े अधिकारियों को वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में सारा कुछ ब्यौरा दे सके। और ये हम एक सेना रखेंगे बिल्कुल आपकी सहायता करने के लिए, पर खर्चा आपको देना पड़ेगा और बकाया रह गया तो हम आपकी भूमि को छीन लेंगे। ये सहायक संधि थी। कितनी जो है खतरनाक सहायक संधि आपको जो है वेलेज़ली द्वारा ये भारतीय राज्यों के सामने जो रखी गई और भारतीय राज्यों ने इस संधि पर साइन भी किए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो है, आपने देखा कि एक आता है, अब हम एक जो है एक अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ठीक है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है
वो 1850 का है, ठीक है। ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या है, ठीक है। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये धार्मिक और सामाजिक कारण में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने राजनीतिक कारण पढ़े। राजनीतिक कारण में एक और हम जो है हम कह सकते हैं कि धार्मिक कारण में अगर हम बात करते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, तो ये एक तरह का धार्मिक कारण है, ठीक है। तो धार्मिक कारण है, तो ये क्या है कि धार्मिक कारण ये रहा, ये एक धार्मिक कारण रहा। तो धार्मिक कारण में क्या था, इस अधिनियम के तहत क्या था, इस अधिनियम के तहत ये था। इससे पहले मैं आपको एक छोटे से अधिनियम की तरफ ले जाना चाहूंगा। आपने देखा 1813 का चार्टर अधिनियम, मैंने आपको बताया था 1813 चार्टर अधिनियम। यदि आपने जो है लास्ट क्लास में ध्यान से नहीं सुना है तो आप ध्यान से उस क्लास को जो है देखिए, फिर आपको पता चलेगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई संतों को, यानी कि जो ईसाई संत थे, ईसाई संतों को भारत में आने की अनुमति दी गई। ईसाई संतों को भारत में आने की अनुमति, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी ईसाई संत है, ठीक है, ईसाई संत है, वो ईसाई संत क्या होंगे, ये भारत में आएंगे और जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे मेगल्स ने ये कहा है कि वहाँ की पार्लियामेंट में ये कहा कि हमारा जो मेन लक्ष्य है कि ईश्वर की कृपा से यानी भगवान की कृपा से, ईसा मसीह की कृपा से हमको भारत जितना बड़ा साम्राज्य मिला है और हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम पूरे भारत पर जो है ईसाई धर्म की पताका फहरा दें और इसके लिए हमको पुरजोर से काम करना चाहिए। इसके लिए हमको रात दिन मेहनत करके काम करना चाहिए। भारत को ईसाई राष्ट्र में बदलना चाहिए। तो आप समझो, ये ईसाई जो धर्म के जो धर्मावलंबी थे, जो संत थे, ये भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये मजबूर व्यक्तियों को, बेरोजगार व्यक्तियों को, जो लोग गरीब हैं, ठीक है, उन लोगों को पकड़कर और उन लोगों को बहला फुसला कर इन लोगों ने जो क्या किया, इन लोगों ने ईसाई धर्म में उनको परिवर्तित कर दिया, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लेवल पर जो है कन्वर्ट कर दिया लोगों को ईसाई धर्म में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ईसाई धर्म के जो है हम कह सकते हैं कि ईसाई जो है संतों को भारत में आने की अनुमति देना 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। अब ये 1850 का जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति ईसाई, ठीक है, जो भी व्यक्ति ईसाई बन चुका है उसको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता है। जैसे मान लो मैं हिंदू हूं, है ना, उस समय मान लीजिए कि मैं हिंदू था और जो है ये ईसाई धर्म के लोग आए, मुझे बहला फुसला कर मुझे क्या कर दिया कि मुझे हिंदू से ईसाई बना दिया। अब जब मैं ईसाई बन गया तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि किसी जो है कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। पर लोगों को जो है यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह दिया कि जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं उनको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ईसाई धर्म को अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, कि ईसाई धर्म को अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अधिनियम था जिसके तहत भारत में हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों ने ये समझा कहीं न कहीं ये हमारी जो है धार्मिक भावनाओं में
हस्तक्षेप की नीति है और अनचाहे हस्तक्षेप की नीति है। हम भारतीय कहीं पर भी हमारा हस्तक्षेप जो है हम सहन कर सकते हैं, पर धर्म में हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं सहन करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर एक अराजकता फैलाता है। भारतीय लोगों, भारतीय जनमानस के अंदर कहीं ना कहीं जो है असंतोष का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको इससे पहले एक 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भी बात की कि ईसाई धर्मावलंबियों को भारत में आने की अनुमति देना। तो ये कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में ईसाई धर्मावलंबियों को, ईसाई संतों को आने की अनुमति दी जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो ये 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो ईसाई संतों को प्रथम बार भारत में आने की अनुमति प्रदान करता है। और इसका मेन जो लक्ष्य होता है, इसका मेन लक्ष्य होता है मेरे दोस्तों कि इनका मेन लक्ष्य होता है कि भारत को ईसाई राष्ट्र बनाया जाए। ये इनका मेन लक्ष्य होता है।